कर दो और एक ऐसा हथियार पैदा कर लो कि अपने जितने विरोधी हैं उन सबको उठाकर एक ऐसे अंधेरे कुएं में डाल दो कि आपके पास कोई लीडरशिप ही ना बचे। पर जी अगर आप हिटलरी चाल में चल के इतनी दूरी तक निकल जाना चाहते हैं कि फिर आपका एक आयरन क्लैड एक शिकंजा ऐसा आ जाए कि कोई उससे बच ही ना पाए, तो मुझे लगता है फिर प्रकृति ही बचती है जो फिर आपको उसका सबक सिखाएगी, और तो कुछ बचता नहीं है। या फिर जनता ही होगी जो एक दिन आपका ही तख्ता पलट कर देगी और कहेगी कि अब आप जिंदगी भर के लिए बाहर हो गए, जैसे दक्षिण पंथियों को जर्मनी में बाहर कर दिया गया और आज तक वो वापस आने को तरसते हैं, मध्यम मार्गी बन के आते हैं। तो राइट एक्सट्रीम वर्ड विंग है वहां आज तक भी नहीं आ पाता, और हिटलर पंथी तो उनसे नफरत की जाती है वहां के जर्मन के लोगों से। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी आरएसएस और ये सारे इनके जो विंग हैं ये बाद में काल के ऐसे अंधेरे कुएं में चले जाए कि फिर कभी वापिस ही ना आ पाए। ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। प्रफुल्ल कोलखियान जी। जी नमस्कार और धन्यवाद। हेमंत सर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये बहुत खतरनाक समय है। अब 1974 की स्थिति तो नहीं है, ये भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वैसा ही कुछ। देखिए, जब कभी हिटलर लौटता है तो उसी वेशभूषा में नहीं लौटता है, हाँ। वेशभूषा बदल लेता है। तो 1974 भी लौटेगा तो उसी वेशभूषा में नहीं लौटेगा, वो अभी अपना भेष हाँ। बदलेगा। और 1974 की भी पहचान तो 1977 ने कराई ना। 1974 की पहचान 1977 ने करवाई, तब जाकर के हमें यह आभास हुआ कि 1974 असल में था क्या। तो 2025 की पहचान भी 2029 तक, 28 तक ठीक से हो सकेगी। दूसरी बात, ये जो ला रहे हैं, ये सारी चर्चाओं को छोड़ करके ये जो 130वां संशोधन जो आज शायद टेबल हो जाएगा, यह अधिक गंभीर या हो गया है पता नहीं मुझे। यह बहुत गंभीर कानून है, आप ठीक ही बोल रहे थे। लेकिन ये जो कानून है ये अल्ट्रा वायरस इसमें है। ये कानून लागू नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल जस्टिस और तमाम चीजों के ये मौलिक अधिकारों पर सीधा आघात करने वाला है। कहा जा सकता है कि मौलिक मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना क्या मौलिक अधिकार हो सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री बनना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है या मंत्री बनना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन नाजायज तरीके से मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कोशिश करना मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। मुख्यमंत्री के पद से नाजायज तरीके से हटाना मौलिक कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम नहीं किया जा सकता। यही तो अल्ट्रा वायरस है। और अल्ट्रा वायरस है क्या? क्योंकि अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। हालांकि इन तमाम बातों का प्रावधान बीएनएस में कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जिसका अभी तक पूरा अध्ययन हमारे बुद्धिजीवी समाज और वकीलों ने भी ठीक से नहीं किया है, जब जो प्रसंग आता है तो अध्ययन करते हैं, उसमें बीएनएस के तहत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। उसकी संगति में इनको ये सब लाना है। अभी ये इसको पारित करने की हिम्मत करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये लटका के जरूर रखेंगे, इसको टेबल कर देंगे, जेपीसी को देंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद भारत की राजनीति की दशा में भयानक टर्न आएगा। ये मोड़ काफी तीखा भी हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल यू टर्न होगा या राइट होगा या लेफ्ट होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये टर्न होगा और वो टर्न तीखा होगा। क्योंकि वहां पर जिस ढंग से अभी उत्तर भारत दक्षिण भारत की लड़ाई की जा रही थी, या तो इसकी व्याख्या इस ढंग से होगी परसेप्शन की कि या तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई और कामयाब हो गई, क्योंकि इसमें कोई व्हिप वगैरह तो होगा नहीं। अगर इंडिया गठबंधन के जीत जाते हैं उम्मीदवार, हमारे सुदर्शन जी हमारे न्यायमूर्ति अगर जीत जाते हैं, तो ये होगा कि जो है सो उसने चंद्रबाबू नायडू ने मदद की, तो इंडिया गठबंधन एनडीए टूटा। और अगर वो जो जीतेंगे तो भी ये होगा कि नहीं, उनको मदद इधर से मिल गई, हमारे जो तमिलनाडु के एम के स्टालिन वगैरह से। तो इसकी दुतरफा व्याख्या होगी और तब राजनीति में वो मोड़ आएगा, और निश्चित रूप से उसके परिणाम जो भी हों और उसका असर होगा। जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो एक तनाव की स्थिति, एक भिन्नता की स्थिति, एक अलगाव की स्थिति हमेशा से बनी रही है,
उस राजनीति में भी एक नई प्रकार की सनसनी आएगी, जो कि हिंदी भाषा और दूसरे तरह के मामलों को लेकर के या अभी डिलिमिटेशन के मामले में जो बनी हुई है, जो कभी प्रकट होती है कभी भीतर चली जाती है। क्या क्यों हुआ इसका, जो राष्ट्रपति जी ने जो रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो सवाल पूछे हैं वो किस मुद्दे पर पूछे हैं? भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि मुख्यमंत्री को किनारे करके डीएम और गवर्नर के माध्यम से हम सरकार चलाएं, राज्य सरकार को हम चलाएं, और मुख्यमंत्री और वो बैठे रहे। कोई अगर नया कानून पास करते हैं तो उसे हम लागू ना होने दें, न चलाएं। डीएम आपके कब्जे में है, आप जानते हैं, आप अधिकारी रह चुके हैं, जो नहीं भी हैं वो भी जानते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को स्टेट से डीएम का रिपोर्ट जाता है होम मिनिस्टर। उसमें डिटेल जाता है कहाँ क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, दिस एंड दैट, प्रत्येक फ्राइडे को जाता है और निर्देश वहां से प्राप्त होता है। ये भले ही इनकी सेवा शर्तें और तमाम चीजें राज्य सरकार के अधीन होती हो, लेकिन इनकी टिकी तो वहां बंदी रहती है। ये संचालित होते रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से और केंद्रीय सत्ता से। सारी योजनाएं वहां से आती है, जो पैसा वहां से दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन वह अगर विरोधी राजनीतिक दल की भूमिका हो तो कई मुख्यमंत्री और कई मंत्री ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे अधिकारी हमारी बात को ठीक ढंग से समझते नहीं है, लागू नहीं करते हैं। लेकिन मामला यह है कि इसको अगर राजनीतिक तुलू देंगे तो उनकी जनता, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही उनको इसके लिए अयोग्य बता देगी और वो एक तरह के भिन्न प्रकार के विमर्श में फंस जाएंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप भी जानते होंगे, जो केंद्र से इसका पैसा आता है, पैसा रोक दिया जाता है, पैसा आता है, इसे लागू नहीं होने दिया जाता है और सारा ठिकरा फोड़ा जाता है इस पर। मुझे ठीक से याद है, हेमंत जी बोलेंगे, जो एक बिहार में ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि घर घर जो तो नल योजना जो थी, घर घर पानी, और उसको लेकर के बिहार सरकार की योजना थी। केंद्र सरकार ने उसे अपने नाम से करने की कोशिश की, और जो तारकेश्वर जी थे, जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी थे बिहार में कुछ दिन के लिए, तो उनका उसमें क्या क्या घोटाला हुआ वो सब तो अभी जांच का विषय होगा ही। लेकिन उसको केंद्र सरकार ने अपने नाम से हड़पने की कोशिश की और कभी उस ढंग से आर्थिक मदद नहीं की। और बहुत सा इसीलिए ना तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं कि स्पेशल पैकेज में जो राज्य सरकार को अपना अंशदान करना होता है, उस अंशदान करने की जरूरत नहीं होती है। टैक्सेशन वगैरह की बात तो अलग से है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिहार में, जैसा कि आपने कैप्शन लगाया है, कि राहुल गांधी और तेजस्वी की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई लड़ती है इस समय। अब कांग्रेस ने इस बात को साबित कर दिया है, राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से न होकर के, भारतीय जनता पार्टी एक प्रॉक्सी पार्टी है, हमारी लड़ाई सीधे के सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, क्योंकि वह उसी की विचारधारा से चलती है। और इसीलिए जब यह मीडिया इस बात को भ्रम फैला रहा है कि जब एनडीए की तरफ से एक कैंडिडेट दिया गया है, सत्ता में इनको बहुमत नहीं है, तो उसका ये विरोध क्यों कर रहे हैं, और जबकि इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य उसको समर्थन देने के लिए, निर्विरोध चुनवाने के लिए तैयार थे, तो कांग्रेस की जिद पर एक इंडिया गठबंधन का नया कैंडिडेट, अलग कैंडिडेट दिया गया है। क्योंकि कांग्रेस ने समझाने में कामयाब रही है कि लड़ाई जो है वो आरएसएस के खिलाफ है, और उनकी कुल योग्यता जो उपराष्ट्रपति पद के लिए है, उनकी कुल योग्यता जो है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हो रहे हैं, और उसमें उनकी अच्छाइयां भी हैं तो उसी से जुड़ी हुई है, बुराइयां भी हैं, कमजोरियां भी हैं तो उसी से जुड़ी हुई है। और ये चाहते हैं कि आरएसएस से सीधी लड़ाई के में इसको ले जाकर के करना चाहते हैं। अगर हम उसका समर्थन नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते हैं, कोई कैंडिडेट नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, उसके व्यक्तित्व को समर्थन दे रहे हैं। तो जीत और हार दोनों की व्याख्या इस ढंग से होगी। बिहार चुनाव में एसआईआर, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कर रहे हैं, अब ये तो दोबारा फिर अब एक गोनू झा थे, सर हल्की बात कह रहा हूँ, गोनू झा थे, नाम सुने होंगे। तो एक राजा ने कहा था कि लोगों को बिल्लियां दी थी हेमंत भाई, और कहा कि ले जाइए इसको, जो गाय भी दी थी कि जो बिल्ली को दूध पिला करके हृष्ट पुष्ट करके लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो गोनू झा भी ले गए, मैथिल आदमी थे, अब बुद्धि तो उनके पास होती है, कभी सीधी और कभी उल्टी, तो उन्होंने अपनी उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अक्सर हमारे महापुरुष लोग उल्टी बुद्धि के कारण अधिक जाने जाते हैं। चाणक्य की भी प्रशंसा उल्टी बुद्धि के कारण ही होती है। न हो यकीन तो चाणक्य के अंत की कहानी जाकर कोई पढ़ ले कि चाणक्य का अंत कैसे हुआ था। बहरहाल तो गाय लेकर के गए और बिल्ली लेकर के भी गए। जब सबकी बिल्लियां काफी तगड़ी थी और गोनू झा की बिल्ली एकदम मरियल सी थी,
राजा ने देखकर बड़ा क्रुद्ध हुए। राजा पूछेगा, अरे ये क्या हो गया, तुमने इसको दूध नहीं पिलाया, इसका सब दूध तुम पीते रहे। बोला, हुजूर ये बात सच है आपकी, मैं ही पीता रहा, क्योंकि मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं है। राजा ने कहा, है ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्ली को दूध देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। तो बड़े अभ्यास से गर्म दूध में बिल्ली का मुंह गोनूझा ने डाला था। 2-3 बार जलने के बाद बिल्ली ने दूध की तरफ ताकना भी छोड़ दिया और मुहावरा चल निकला कि दूध, गर्म दूध से जिसका मुंह जला वो छाछ भी फूंक कर पीता है। अब बिल्ली को तो छाछ नसीब नहीं हुई, लेकिन हमारे राजनेताओं को जिनको गर्म दूध नहीं मिलता है वो छाछ पीते हैं, हालांकि फूंक फूंक कर पीते हैं। तो इनकी स्थिति ये है कि फूंक फूंक कर छाछ पिएंगे। पास करें ना कानून, सब कानून के ऊपर जनता है। ये अल्ट्रा वायरस मैंने कानूनी नहीं है, अल्ट्रा वायरस